दोस्तों वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हमारा टारगेट डे 16 और आई होप कि आप लोगों ने लास्ट टारगेट यानी कि टारगेट डे 15 को बेहतरीन तरीके से अचीव किया होगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसके अंदर थे और आज जो पिछले टारगेट में टॉपिक था आपका सिलोक्स वाला, जो सिलोजिज्म वाला टॉपिक था, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज भी डाला गया है, इसलिए टेंशन बिल्कुल भी ना लें। जिस तरीके से आप लोगों को चीजें करवाई जा रही हैं उसके हिसाब से अगर इस समय आप 45-50 के आसपास मार्क्स ला रहे हो तो बहुत ही ज्यादा अच्छे मार्क्स आप लोगों के आ रहे हैं, क्योंकि 50-55 वाली जो कैटेगरी होगी वो निश्चित तौर से सिलेक्शन लेके आ रही होगी। ये चीज समझ लीजिए, ये एवरेज पेपर की बात चल रही है। अगर पेपर डिफिकल्ट आएगा तो फिर सभी लोगों के लिए कम मार्क्स हो जाएंगे और पेपर अगर इजी आएगा तो फिर थोड़े बहुत मार्क्स और बढ़ जाएंगे। लेकिन 50-55 अगर इस समय पे आप स्कोर कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा स्कोर है, नॉट फॉर SC ST, बल्कि अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में भी ये स्कोर कर रहे हो तो आप लोग बहुत ज़्यादा सेफ जोन में हो, क्योंकि अभी तो आप लोगों का सिलेबस भी कंप्लीट नहीं है। थोड़ा सा सिलेबस और बचा है, 25% 20% के आसपास और सिलेबस बचा होगा। तो उस सिलेबस को भी जब हम निपटा लेंगे तो आप ये मान के चलिए कि लगभग आप बड़ी ही आसानी से 55-60 का स्कोर करना शुरू हो जाएंगे और 50+ वाला बच्चा लगभग श्योर रहेगा, 50-55 वाला बच्चा। इसलिए आप लोग तैयार रहिए, जितना हो सके इस समय पे आप लोग रिवीजन कीजिए, फालतू की चीजों को छोड़ दीजिए। वैकेंसीज की भरमार होने वाली है, उम्मीद यही है कि यूपी में भी बहुत ज्यादा संख्या में वैकेंसीज आप लोगों को देखने को मिलेंगी। शिक्षक भर्ती वाले स्टूडेंट भी तैयार रहें, उनकी शिक्षक भर्ती भी आनी है यूपी के अंदर। बाकी जितनी भी वैकेंसीज हैं वो अब आप देखेंगे कि लगभग सारे डिपार्टमेंट से वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। हो सकता है कि रेलवे में भी कुछ अच्छे संख्या में वैकेंसीज देखने को मिल जाए। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी ज्यादा बकवास के। टारगेट डे है 16। आप लोगों को पता है पूरी तरीके से कैबिनेट वगैरह में बहुत सारे चेंजेस होंगे, उन सारे चेंजेस हो भी रहे हैं और हो सकता है जिस दिन ये वीडियो जारी हो उस दिन आप लोगों को न्यू मंत्रिमंडल, शपथ तो ली जा चुकी है, वो सबको पता है। मंत्रिमंडल में ये भी डिसाइड हो चुका हो कि किसे कौन सा मंत्रालय मिला है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। पेपर से पहले अगर इस तरीके की चीजें हो रही हैं तो आप ये समझ लीजिए हर शिफ्ट के अंदर एक ना एक क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा कि कौन सा मंत्री, रेलवे मंत्री कौन है, फाइनेंस मिनिस्ट्री किसे दी गई है, इससे पहले मिनिस्टर कौन थे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है इस बार। लेटेस्ट अपॉइंटमेंट का जो टॉपिक रहेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो प्रधानमंत्री इस बार मैं और बता दूं आप लोगों को, वो तो आप लोग खुशनसीब हो कि आप लोगों को पॉलिटी करवा दी गई है और करवाई जा रही है। साथ में पॉलिटी फिर से इंपॉर्टेंट हो गई है। 2018 का भी यही हाल था क्योंकि 2019 में चुनाव आ रहा था। इस बार फिर से वही हाल हो गया है कि 2024 का चुनाव बीता है, इसलिए पॉलिटी आप लोगों के लिए फिर से बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है और पॉलिटी ही आप लोगों को करवाई गई है। तो पॉलिटी से हर स्टेट के अंदर लोकसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें, विधानसभा में कितनी सीटें हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस, कौन सी पार्टी मेजोरिटी में है, किस राज्य के अंदर कौन सा CM है, ये सारी की सारी चीजें अब आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गई हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में ही चुनाव गुजरा है जिसके रिजल्ट्स बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग देखने को मिले हैं। दोनों तीनों सारी पार्टियां बिल्कुल बराबर में आ चुकी हैं, तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। यहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। इस बार पॉलिटिकल मैं बता रहा हूं, संविधान से प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कौन किसे शपथ दिलाता है, कौन मंत्री बना है इस समय, फॉरेन मिनिस्ट्री कौन संभाल रहा है, बहुत सारे क्वेश्चंस इस बार आपको पॉलिटी से मिलेंगे। इस चीज को ध्यान रखना, ये बार बार बता रहा हूं मैं, इसीलिए आप लोगों को पॉलिटी करवाई भी जा रही है। इस चीज का पहले से भी अंदेशा था, इसीलिए ये चीजें करवाई जा रही हैं। आप बिल्कुल टेंशन ना लें, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल किसी से पीछे रहने वाले नहीं हो। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि टेस्ट सीरीज कहीं पे, मैं आप लोगों को बता दूं, जो टेस्ट सीरीज आप लगा रहे हो वो इंडिया की अपने आप में बेस्ट टेस्ट सीरीज है। चाहे आप VIP गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे लगाओ और चाहे आप टेक्स्ट बुक पे लगाओ। बाकी जगह पे आप देख रहे होगे डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन का आंसर दे दिया, वन लाइनर क्वेश्चन दे के आंसर दे दिया। उन सब चीज़ों से आप लोगों को पता है कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। आप लोग चाहे 20 क्वेश्चन करो, मैं बार बार कह रहा हूँ, लेकिन उन 20 क्वेश्चंस को पूरी तरीके से सोच समझ के एनालिसिस के साथ करो, बहुत बेनिफिट मिलेगा। इस चीज पे ध्यान ही मत दो कि 50 टेस्ट देने हैं, 100 टेस्ट देने हैं, 20 दो सिर्फ। मैं तो कह रहा हूं 20 ही फुल टेस्ट दे देना तुम, उसी से आपका बहुत रिजल्ट इंप्रूव हो जाएगा। लेकिन हर टेस्ट का एक ही मकसद होना चाहिए
कि इस टेस्ट से बेहतर अगले टेस्ट में करना है, जो गलतियां इस टेस्ट में करी हैं वो गलतियां अगले टेस्ट में नहीं करनी है। जो क्वेश्चंस जिस चैप्टर का इस टेस्ट में गलत हुआ है वो अगली बार गलत नहीं होगा, अगर मेरा वो चैप्टर पहले से कंप्लीट है तो। यानी कि अगर कोई ऐसा चैप्टर है जो आपने टारगेट के अंदर कंप्लीट कर लिया है, मतलब उसका आप पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हो, उसके बावजूद भी क्वेश्चन छूट रहा है, देन आप ये मान लीजिए कि हर हाल में अगला जब आप टेस्ट देंगे तो उस तरीके के क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए जो अब हुए। इसी तरीके से इंप्रूवमेंट होता चला जाएगा। मैं अपनी खुद की दास्तां बता दूं, जब हम पेपर देना स्टार्ट करते थे, जैसे मान लो अभी मैंने तैयारी छोड़ रखी, अब मैं पेपर देना स्टार्ट करूं तो अगर कोई पेपर 100 मार्क्स का है तो निश्चित तौर से मैं 50-60 के बीच में गिरूंगा। अभी मेरी ये हालत है, लेकिन अगले 1.5 से 2 महीने में अगर मैं बिल्कुल अच्छे से रिवीजन कर लूं तो फिर वो चीजें बहुत आराम से 70, 80, 85 तक चली जाएंगी। तो वही मैं कह रहा हूं आप लोगों से, हर कोई जब स्टार्ट करता है तो 40-50 पे ही करता है, तो आपका कोई स्कोर बुरा नहीं है। अगर आप 50% स्कोर 75 में से कर रहे हो अभी, तो आपका स्कोर बुरा नहीं है। आप चलते तो चलिए, बड़े ही आसानी से आप लोग अपने अच्छे मार्क्स लाना स्टार्ट कर देंगे। करंट अफेयर से स्टार्ट कर दिए और एक थोड़ा सा नया इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, मैंने प्रीवियस ईयर को बहुत अच्छे से देखा, दोबारा से प्रीवियस ईयर देखा, तो उससे एक अंदाज़ा लग रहा है, 2018 में तो नहीं, लेकिन 2022 से पूरी तरीके से ये अंदाज़ा लग रहा है कि TCS जैसी कंपनी जो पेपर करा रही है वो पूरा का पूरा NCERT पे फोकस्ड है। तो हम फिजिक्स केमिस्ट्री तो बेहतरीन तरीके से कर ही चुके हैं क्योंकि ज़्यादातर पोर्शन इसी का रहता है, लेकिन 2018 में ये चीज़ें देखी गई थी कि फिजिक्स केमिस्ट्री तो पूरी तरीके से NCERT से उठ रही थी। मतलब 100 में से 85 सवाल NCERT से उठ रहे थे और कुछ सवाल इधर उधर हो रहे थे। मतलब एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, बाकी जो क्वेश्चंस हैं बायो के, वो क्वेश्चंस डायरेक्ट NCERT से नहीं उठ रहे थे, वो जिस तरीके से मैं आप लोगों को कवर कराता हूं वैसे ही उठ रहे थे। लेकिन 2022 में क्या देखा गया कि पूरी तरीके से फिर से NCERT को ही फॉलो करना शुरू कर दिया। तो एक बेवकूफ़ियत होगी कि हम लोग जो हमारे सिलेबस में चीज़ें लिखी हैं उसको छोड़ के बाकी की चीज़ें तो कवर कर रहे हैं लेकिन सिलेबस कवर नहीं कर रहे हैं। तो अब मैंने ये ठाना है कि अब ऐसा करेंगे कि हम आपको क्लास 9th और 10th की बायो भी कवर कराएंगे। उससे क्या होगा कि आप पूरी तरीके से एक बार जब आप ढल जाएंगे, एक बार जब आप कंप्लीट कर लेंगे, तो आपको फिर दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चाहे वो ग्रुप डी हो, चाहे वो NTPC हो, कोई भी एग्जाम हो, आप लोगों को भटकने की जरूरत नहीं होगी। तो गाइस, टारगेट डे 16 हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस बार कुछ लेटेस्ट करंट अफेयर से मैंने चीज़ें रखी हैं जिसमें हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भारत रत्न। 2024 में कितने लोगों को भारत रत्न दिया गया है, इसका तो आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कमेंट में जरूर से जरूर बताना कि भारत रत्न कितने लोगों को इस साल दिया गया है और अब तक टोटल कितने लोगों को भारत रत्न दिया जा चुका है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो इस चीज़ का जवाब जरूर से जरूर दीजिएगा। ठीक है गाइज, तो भारत रत्न इस बार रखा है, इसका लेक्चर भी आप लोगों को मिलेगा और इसके कंटेंट भी आप लोगों को मिलेगा। नेक्स्ट मैंने रखा है जो डिफरेंट इंडेक्सेस होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंडेक्स होते हैं। इंडेक्स का मतलब है जैसे भ्रष्टाचारी में हमारी क्या रैंक है, प्रेस स्वतंत्रता में हमारी क्या रैंक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मानव विकास सूचकांक में हमारी क्या रैंक है। इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स, इनोवेशन इंडेक्स, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक ये रहता है। हर शिफ्ट में एक ना एक रैंक पूछ ली जाती है। याद करने का एकमात्र तरीका होता है, जैसे कि आपको पता ही है कि इस समय पर ज़्यादातर रैंकों में हम लोग पिछड़े हुए ही हैं। तो एक तो ट्रिक ये भी रहती है, जिस तरीके से वैसे ऐसे क्वेश्चन कि अगर 180 देश हैं तो आप ये मान के चलिए कि हम मैक्सिमम रैंक में आधे से ऊपर ही हैं, यानी कि लास्ट में ही हैं। 180 से अगर रैंक है तो 120 के बाद ही हैं हम ज़्यादातर रैंक के अंदर। ठीक है, तो मैं बाकी तो ये नहीं कह रहा, लेकिन याद करने का एक तरीका है। जैसे हम लोग याद करते थे, जैसे मान लेते कुछ भी है, यहाँ पे भ्रष्टाचार है, ठीक है, और भ्रष्टाचार में हमारी रैंक मान लेते हैं, मैं कह नहीं रहा हूँ, सिर्फ कुछ भी आ गई, यहाँ पे 77 आ गई, 177 आ गई, तो आप क्या करें, इस चीज़ को, भ्रष्टाचार को इससे कोरिलेट करने की कोशिश करें। भ्रष्टाचार को इससे कोरिलेट करने की कोशिश करें। ये करप्शन है, इसको किसी भी तरीके से
कोरिलेट करें इससे और कोरिलेट करके याद करें, जिससे आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि याद सबको सारी चीज़ें नहीं होंगी, ऑप्शन देख के याद आएंगी, तो ऑप्शन में आपको जब कोरिलेट करा हुआ होगा तो ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। हम तो कई बार ऐसा भी करते थे, देखो जैसे मान लेते हैं यहाँ पे है पीस इंडेक्स, ठीक है, यहाँ पे है प्रेस फ्रीडम, तो अगर प्रेस फ्रीडम के अंदर मान लेते हैं 166वीं रैंक है, मान लेते हैं, मुझे नहीं पता, तो बस ट्रिक बनानी है किसी भी तरीके से, जैसे प्रेस फ्रीडम तो P का 16 हो गया, F का 6 हो गया, इसलिए इसकी रैंक 166 है, इस तरीके से लगा दिया। मतलब किसी भी तरीके से आप लोगों को बस उस तक पहुंचना है जिससे कि ऑप्शन में मिल जाए। हम तो कुछ इसी तरीके से याद रखते थे, ठीक है। या प्रेस फ्रीडम है, हमने देखा प्रेस को तो छक्के छुड़ा रखे हैं, प्रेस के तो कुछ हो ही नहीं रहा है, ठीक है, प्रेस के तो छक्के छुड़ा रखे हैं, तो इस तरीके से भी याद रखोगे, छक्के छुड़ा रखे हैं तो 6 मतलब कुछ भी करके याद कर लो बस आप, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। तो ये हम लोगों का 2 टारगेट हैं जो इसके अंदर दिए गए हैं। इसके अलावा 17वां IPL भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि ये हाल फिलहाल का टॉपिक है, तो इसको भी हम कवर करेंगे, बेहतरीन तरीके से कवर करेंगे इसको, ज़रूर से ज़रूर। देखिए, आपने IPL देखने में इतना टाइम बर्बाद किया, आप देखेंगे कि ये 15 मिनट का टॉपिक है, और 15 मिनट जो बच्चा बेहतरीन तरीके से पढ़ लेगा उसके उतने अच्छे मार्क्स आ सकते हैं जो आपने 15 दिन IPL देखा होगा, आपके नहीं आ पाएंगे, क्योंकि आपको याद ही नहीं होंगी चीज़ें, ठीक है। और IPL का रनरअप टीम कौन सी रही है, ये नीचे ज़रूर से ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। संघीय संसद, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अंदर आप लोगों ने पता होगा कि जब संसद की बात होती है, संघीय संसद की, तो उसके अंदर लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों की बात होती है। राष्ट्रपति आप लोग पढ़ चुके हो और प्रधानमंत्री भी आप लोग पढ़ चुके हो, तो बाकी जितनी भी चीज़ें बची हैं उसको हम यहाँ पे कवर करेंगे। राज्यसभा वाला पार्ट बचा हुआ है उसको भी हम कवर करेंगे, लोकसभा वाला पार्ट बचा हुआ है इसको भी हम कवर करेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी नॉलेज आप लोगों को होगी। मैं तो कहूँगा इसी के साथ साथ आप लोग याद कर लीजिएगा जो बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग रहे हैं, जैसे कि यूपी की कितनी सीट्स हैं लोकसभा में, साथ में राज्यसभा की भी याद कर लेना, बिहार की याद कर लेना, मध्य प्रदेश की याद कर लेना, पश्चिम बंगाल की याद कर लेना, दिल्ली की याद कर लेना, मतलब कुछ जो चर्चा में रहे हैं उनकी तो ज़रूर से ज़रूर याद कर लेना। और यूपी इस बार बहुत चर्चा में है, तो विपक्ष में भी जैसे अखिलेश यादव जी की पार्टी है, उसने कितनी सीट्स जीती हैं, तो ये वाली चीज़ें भी आपसे पूछी जा सकती हैं। यूपी में सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इन चीज़ों का ध्यान रखें। ये है तो वैसे उसका टॉपिक अपना पॉलिटी वाला, ओल्ड वाला, लेकिन इसके साथ आप करंट चीज़ें भी कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इस बार हमने ठाना है कि हम लोग बायो भी NCERT से कवर करा दें आपकी, जिससे कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 5 ये हमारा है क्लास 9th का बायोलॉजी वाला, क्लास 9th NCERT है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। देखिए, अब मैं सेल बायोलॉजी आपको कराता नहीं कराता, तो कोशिका विज्ञान कराने से अच्छा ये है कि मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से 0 से ही करा दूं। तो चैप्टर नंबर 5 आप करें, जीवन की मौलिक इकाई, इसके अंदर आप सेल बायोलॉजी ही पढ़ोगे, और हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के 1 लाइनर क्वेश्चंस हैं जो मैं आप लोगों को दूंगा। ये चीज़ें तो रही हमारी बायोलॉजी के अंदर, लेकिन साइंस में क्लास 10th NCERT का चैप्टर नंबर 2 एसिड, बेस एंड सॉल्ट, इस चैप्टर को कंप्लीट करना है। और साथ में जो टेस्ट मैंने प्रोवाइड कराए हुए हैं VIP गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे, इनके टेस्ट हैं, उन टेस्टों को जरूर से जरूर लगाते चलना आप लोग, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा टारगेट कंप्लीट हुआ, मार्किंग आप लोगों को मिल जाएगी, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैथ्स में अगर मैं बात करूँ तो इस बार देखिए, इस चीज़ का आप लोग ध्यान दीजिए, मैं बार बार आप लोगों को एक चीज़ें कहता रहता हूँ कि अगर आपको टारगेट कहीं पे कम लगता है तो उस टाइम को बर्बाद मत करिए, अपने रिवीजन में लगाइए। जैसे इस बार मैंने एलिमेंट्री स्टैटिक्स दी है, कुछ लोगों को लगेगा तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, कायदे में 80% जो क्वेश्चंस आते हैं वो तो 1 घंटे के लेक्चर से ही हो जाएंगे। इसमें जो जैसे मान लेते हैं, मैं देखो 2 मिनट में भी समझा सकता हूँ। सबसे पहले एवरेज आता है, एवरेज में आप लोगों को पता है सारी संख्याओं का जोड़ बटे उनकी संख्या, और उसमें कोई संख्या गायब कर देगा, एवरेज दे देगा, तो आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, हो गया। इसके बाद आता है बहुलक। क्या होता है साहब बहुलक में? क्या है, जो सबसे ज़्यादा बार, जैसे पूछेगा 3, 4, 5, 6, 7, 5, 4, तो इन्हें क्रम में लगाना है, लगाओ, ना लगाना मत लगाओ, जो सबसे ज़्यादा बार आएगा वो बहुलक है। इसी के साथ माध्य का है,
माध्यिका, मीन, मोड, मीडियन, यही तो चीजें होती हैं। माध्यिका में क्या करना है, क्रम से लगाओ। अगर मान लो 7 संख्याएं हैं तो 3 इधर से काटो, 3 इधर से काटो, जो बीच में बचेगा वही माध्यिका है। अब मान लो 6 संख्याएं हैं तो 3 तो काट नहीं सकते, 6 संख्याएं हैं टोटल 6, तो क्या करोगे, 2 इधर से काटो, 2 इधर से काटो, बीच में जो 2 बची उन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, तो माध्यिका निकल गई। ये हो गया साहब, खत्म हो गया। इसके बाद क्या हो गया, माध्य निकल गया, माध्य जो एवरेज निकाला, मीन, मोड हो गया, मीडियन हो गई, एक मिनट के अंदर हो गई। और इसी से मैक्सिमम क्वेश्चंस बन जाएंगे आपके इन्हीं कॉन्सेप्ट के अंदर। लेकिन 20% जो क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चंस थोड़े से बड़े आते हैं, और उसके लिए आपको जो बहुलक का फॉर्मूला है, F1 F4 वाला जो फॉर्मूला है वो वाला भी आना चाहिए। इसी के साथ जो CF वाला फॉर्मूला है वो फॉर्मूला आप लोगों को माध्यिका के लिए आना चाहिए, मीन हो, मोड हो, और इसके अलावा आप लोगों को मानक विचलन भी निकालना आना चाहिए, परिसर भी निकालना आना चाहिए, रेंज भी निकालना आना चाहिए। रेंज तो वैसे बहुत छोटी चीज़ है, आपको पता ही होना चाहिए। रेंज क्या है, सबसे बड़ी में से सबसे छोटी संख्या घटा दो। जैसे मैं कहूँ कि इस साड़ी की रेंज क्या है, 200 से लेकर 500 तक, बड़ी में से 500 में से 200 घटा दो, 300 उसकी रेंज आ गई। इस तरीके से रेंज निकाली जाती है। तो ये तो सब बहुत सिंपल चीज़ें हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास टाइम बचे तो आप पुरानी चीज़ों को प्रैक्टिस में लगाएं, खाली बर्बाद ना करें। और इसका मतलब सिर्फ इतना सा नहीं है कि आप 1 घंटे का लेक्चर देकर इस चीज़ को खत्म कर दो। आप बड़े क्वेश्चंस भी जो NCERT में दिए हुए क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन ही पूछे गए थे, तो मैं जो लेक्चर कराऊंगा चाहे वो अलग से ही क्वेश्चन हो, आप उन क्वेश्चंस को जरूर कर लीजिएगा। उससे आप किस तरीके से टेबल वाले क्वेश्चंस को भी सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि 1-2 क्वेश्चंस ऐसे देखे गए हैं ग्रुप डी के अंदर और ALP में भी देखे गए हैं, तो उन क्वेश्चंस को भी आप निपटा सको तो ऐसा काम करें। नेक्स्ट है रीजनिंग में भी कोई ज़्यादा टारगेट इस बार है नहीं, तो इस बार जो मेन टारगेट है वो साइंस में ही है, इधर टारगेट ज़्यादा है नहीं आप लोगों के। रीजनिंग में मैथमेटिकल ऑपरेशन है, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है। एक मैट्रिक्स और दूंगा मैं, क्या दूंगा, मैट्रिक्स, क्योंकि वो 15 मिनट का चैप्टर है। मैट्रिक्स, इसको भी हम कवर कर लेंगे, और मैथमेटिकल ऑपरेशन, इन चीज़ों को हम कवर करेंगे। मैथमेटिकल ऑपरेशन में आप लोगों को पता है वही वाले क्वेश्चंस आते हैं, मोर वाले, मोर की, बत्तख की टांगों वाले क्वेश्चंस हैं, या वो वाले क्वेश्चंस आते हैं कि किसी परीक्षा में आपको इतने अंक दिए जाते हैं और इतने सही के लिए 3 अंक दिए जाते हैं, गलत के लिए 1 अंक काट लिया जाता है। वो क्वेश्चंस भी इसी के हैं, जो बिल्कुल मोर वाले कॉन्सेप्ट से ही निकलते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, सिलोक्स और वेन डायग्राम, इनके जो क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर वो अभी तक आप नहीं कर पाए होंगे, मुझे पता है। देखिए जो सिलोक्स वाला चैप्टर है, सिलोजिज्म वाला जो चैप्टर है, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग चैप्टर है। अभी भी आप देख रहे होंगे तो आपके क्वेश्चन हो सकता है गलत हो रहे हो। तो इस चैप्टर को आप बेहतरीन तरीके से कर लें, प्रैक्टिस कर लें, जो आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उनको बार बार रिवाइज कर लें, आपको कोई भी गलती बाद में नहीं दिखेगी। जितना पॉसिबल हो इस चैप्टर की प्रैक्टिस कर लें। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, देखिए मैं बार बार कह रहा हूं ये ग्रुप डी का पेपर नहीं है, ये है ALP और टेक्नीशियन का पेपर, ALP टेक्नीशियन JEE का पेपर। इसलिए हीट एंड टेम्परेचर इज द पार्ट ऑफ CVT1 ऑल्सो, मतलब CVT1 का भी ये पार्ट है। हीट एंड टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिक्स लॉ, वोयल का लॉ हो, कोई भी लॉ, ये सारे के सारे नियम आप चार्ल्स का, वोयल्स का, एवोगाड्रोज लॉ, ये सारे के सारे नियम आपके CVT1 के सिलेबस में भी हैं। इस तरीके से आप मान लीजिए, क्योंकि आपसे उम्मीद की जा रही है कि आप 11th-12th पढ़ के आए हैं। अगर 11th-12th नहीं भी पढ़े हैं तो सीधा सा मतलब है कि आप लोगों ने ITI में पढ़ा होगा, डिप्लोमा में पढ़ा होगा। तो इन चीज़ों के क्वेश्चंस को आप लोग भी इग्नोर ना करें, जो न्यू स्टूडेंट है, जिनको लग रहा है कि हम तो सिर्फ CVT1 की तैयारी कर रहे हैं या हम तो सिर्फ टेक्नीशियन की कर रहे हैं। तो टेक्नीशियन का ये पार्ट है, सभी का पार्ट है। तो हीट एंड टेम्परेचर वाले चैप्टर को बहुत अच्छे से करें सभी लोग, कम से कम बेसिक चीज़ें तो पढ़ लें। रेफ्रिजरेशन किस प्रिंसिपल पे काम करता है, रेफ्रिजरेशन का न्यूमेरिकल अगर आता है तो किस तरीके से निकाला जाता है, ठीक है, हीट इंजन किस तरीके से निकाला जाता है। तो ये सिंपल सी चीज़ें रहेंगी। और गुप्त ऊष्मा क्या होती है, सेंसिबल हीट क्या है, इन सब चीज़ों को आपको पता होना चाहिए। प्लस इन्वायरमेंटल एजुकेशन के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। फूड चेन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन डिप्लेशन लेयर, ओजोन लेयर का जो डिप्लेशन हो रहा है, ओजोन लेयर डिप्लेशन, पोल्यूशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हैं जो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं CFC वगैरह से। और जो प्रदूषण करने वाली गैसेज हैं, गैसेज से रिलेटेड जहरीली गैसेज जो हैं, उनसे रिलेटेड कार्बन मोनोऑक्साइड हो और भी ऑक्साइड,
इनसे क्वेश्चंस आप लोगों के पूछे जाते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये बातें समझ आ गई होंगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखें, तैयारी करते रहें, बहुत कम टाइम बचा है। आप लोग अगर अपनी तैयारी पूरी कर लेते हैं तो आप लोगों के पास रिवीजन का टाइम बचेगा, और जो रिवीजन ही है जो आपको एक बूस्ट देगा, आपको बहुत अच्छे मार्क्स की ओर लेके जाएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा, टेक केयर। जो लोग भी टारगेट्स अचीव कर रहे थे, कॉन्ग्रेचुलेसन्स, आप लोग बाकी लोगों से तो आगे रहेंगे, इस बात की मुझे उम्मीद है, क्योंकि आपको हर समय हर तरीके की गाइडेंस दी गई है और बेस्ट टीचर से हर चीज़ कवर कर रहे हो। मैं लिख के दे सकता हूँ इस बात को कि बाकी आप कोर्स में भी एनरोल होंगे ना, क्योंकि वो सिर्फ अपने पे डिपेंड है। वो चाहते हैं कि जो हम करा रहे हैं वही करो। उनके बच्चे भी सोच रहे हैं कि जो सर करा रहे हैं बस वही करना। इसके चलते वो लोग पिछड़ सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को पूरे YouTube पे जो बेस्ट है वो करवाया जा रहा है। सिर्फ ये नहीं कि जो मैं करवा सकता हूं वो नहीं, जो बेस्ट है वो करवाया जा रहा है। तो जो आदमी बेस्ट करके जा रहा है उसको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे भी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा, बेफिक्र होकर अपनी तैयारी में जुटे रहिए। सिलेक्शंस और रिजल्ट्स आप लोगों को मिलेंगे ही मिलेंगे। टेक केयर।